सो हाय एवरीवन, आज हम क्लास 12th में आईएससी बोर्ड का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है उसका लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। तो इसमें हम सबसे पहले एक बार फिर से ये जो फ्लावर का स्ट्रक्चर उसमें देख लेते हैं कि स्टेमन्स कहाँ पे मिलते हैं, कौन सी वॉल है। ठीक है, सबसे पहले बाहर तो हमको ग्रीन कलर की पत्तियाँ ही दिखेंगी, उसको हम सेपल्स कहते हैं। उसके बाद में फूल होगा, ठीक है, तो हमको ब्राइट कलर के वो दिखेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, पेटल्स कहेंगे। और उसके बाद में जो हमको दिख रहा है, ये देखो मैं हाईलाइट करके आप लोग को दिखा रही हूँ, यहाँ पे लिखा है, ये होता है स्टेमेंस। ठीक है, ये है स्टेमेंस, और इसको कलेक्शन ऑफ जितने स्टेमेंस को हम एंड्रोशियम कहते हैं। ठीक है, ये कैसा पार्ट है, मेल पार्ट है एक फ्लावर का, और ये थर्ड वॉल होती है, और सबसे लास्ट में वॉल है गाइनोशियम। ठीक है, उसके भी हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आपको। सबसे बाहर कैलिक्स, फिर कोरोला, एंड्रोशियम जो थर्ड वॉल है, तीसरी में हम लोग को दिखती है, सबसे अंदर होती है गाइनोशियम। ठीक है, कलेक्शन ऑफ स्टेमेंस को हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम। सो अब देखो ये एंड्रोशियम क्या है। इसमें एंड्रोशियम में दो पार्ट हैं, एक है एंथर है और दूसरा क्या है, फिलामेंट है। ठीक है, फिलामेंट स्टॉक लाइक धागे जैसा होता है, पतला सा होता है। ठीक है, ये स्टॉक होती है, और ये क्या करती है, स्टेमन जो फिलामेंट है स्टेमन की, वो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि ये जो होती है ये फूल से, पेटल से या फिर थैलेमस से जुड़ी होती है, ताकि वो स्टेबिलिटी तो दे, एंड्रोशियम पार्ट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है एक तरह से। ठीक है, ये क्या करती है, ज्वाइन करती है स्टेमन को थैलेमस से। थैलेमस देखा होगा, थैलेमस वो होता है एक गोल सा पार्ट होता है जिसके अंदर, ये देखो मैं दिखाती हूँ तुम लोग को, देखो ये जो गोल सा दिख रहा है ये है थैलेमस। इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है पेटल्स होते हैं, और एंड्रोशियम गाइनोशियम को होल्ड करता है थैलेमस ही। ठीक, ये थैलेमस की बात हो गई। और आंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। देखो मैंने ये बनाया भी है डायग्राम, इससे देखो एक लोब ये है और एक ये है। ठीक, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बाइलोब्ड कहते हैं। और एक लोब में देखो दो गोल जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, गोल गोल से स्ट्रक्चर, उसको हम क्या कह रहे हैं, थीका कह रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं एक लोब है डाइथीकस, क्योंकि एक लोब में क्या है, दो थीका है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइथीकस। वन लोब इज डाइथीकस, और है कैसा आंसर, बाइलोब्ड है। ठीक, अब हम देखेंगे कि आंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, आंथर का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर किस चीज़ का कैसे डेवलपमेंट होता है। तो ठीक है, अब हम ये देखेंगे आंथर का स्ट्रक्चर जो है वो एक टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल है। ठीक है, चार बड़े बड़े कमरे हैं, ऐसा देखो बिल्कुल। ठीक, और उसके अंदर छोटे छोटे और कमरे हैं, जिसको हम कंपार्टमेंट बोलते हैं अभी के लिए फ़िलहाल। अब ये देखना, अब देखो इसमें ये बिल्कुल क्लियर डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, इसमें देखो ये क्या है, कमरे हैं बड़े बड़े, उसके अंदर छोटे छोटे दो कमरे और चार कमरे और हैं। ठीक है, इन कमरे को भी हम कंपार्टमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, और ये जो कंपार्टमेंट है, ये छोटे वाले जो गोले हैं, ये जो छोटे वाले गोले हैं, देखो इसमें ये वाले, ये जो छोटे वाले गोले हैं, इसके बाहर की जो लेयर होती है, बिल्कुल इसके जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसको हम क्या कहेंगे, एपिडर्मिस कहेंगे। जो इसके सबसे बाहर वाली लेयर को हम एपिडर्मिस कहेंगे। ठीक है, एपिडर्मिस से इसका मतलब ही सबसे बाहर की होगी। और उसके बाद में हम आते हैं, उसके बाद जो लेयर होगी एपिडर्मिस के नीचे, वो क्या होगी, एंडोथीशियम। ठीक है, जो सेकेंड लेयर होगी उसका नाम हमने दे दिया है एंडोथीशियम। और जो थर्ड लेयर है उसको हम क्या करेंगे, सबसे बाहर की लेयर कौन सी हुई, एपिडर्मिस, और उसके बाद एंडोथीशियम, और उसके बाद होती है मिडिल लेयर। मतलब 2 से 3 जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, मिडिल लेयर कह रहे हैं। जो 2 से 3 लेयर है उसको हम मिडिल लेयर कह रहे हैं। और उसके बाद में छोटे वाले कंपार्टमेंट के सबसे पास में जो लेयर है उसको हम क्या कह रहे हैं, टेपिटम कह रहे हैं। ठीक है, जो छोटा वाला कंपार्टमेंट है उसके सबसे पास में कौन सी लेयर है,
टेपिटम, ये इनर मोस्ट है, ठीक है। 4 लेयर होती है छोटे वाले कंपार्टमेंट के अराउंड। सबसे बाहर वाले लेयर को हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस, और उसके बाद वाले लेयर को हम एंडोथीशियम कहते हैं, और उसके बाद मिडिल लेयर, ये 2 से 3 होती हैं, जैसे कि ये देखो ऐसे दिख रही है। ये मैंने 3 लेयर बनाई है, इन तीनों लेयर को मिला के क्या कहेंगे, मिडिल लेयर कहेंगे, ठीक। इन तीनों लेयर का मिला के क्या कहेंगे, मिडिल लेयर। ये 2 से 3 होती है, और सबसे अंदर कौन सी होती है, टेपिटम, ठीक है। अभी तक हम देख रहे हैं कि हम जो छोटा वाला कमरा है, कंपार्टमेंट, उसको कंपार्टमेंट ही बोले जा रहे हैं। तो उसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसको देखो, ये जो छोटा वाला कंपार्टमेंट है, इसके अंदर छोटे छोटे जो सेल्स हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, हम एंथर के अंदर हम क्या देख रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। एंथर के अंदर होती, माइक्रो मतलब छोटे, स्पोर छोटे, स्पोर, जेनेसिस हम क्या समझ रहे हैं, गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन, ठीक है। जो मेल गैमीटोफाइट होता है वो छोटा होता है, ठीक है। तो हम एंथर के अंदर हो रहा है मेल गैमीटोफाइट का क्या, जनरेशन, ठीक है। तो इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट में क्या होगा फिर, माइक्रोस्पोर ही होंगे, जाहिर सी बात है। तो इसके अंदर क्या होंगे, स्पोरोजीनस सेल होंगे, ठीक है। और जो बहुत सारे सेल्स होते हैं इन छोटे वाले कंपार्टमेंट जो दिख रहे हैं तुम लोग को, मैं तुम लोग को थोड़ा सा और दिखाती हूँ। देखो, ये जो छोटू सा कंपार्टमेंट है, ये इसके अंदर कैसे सेल्स दिख रहे हैं, छोटे पिंदी पिंदी से बिल्कुल सेल्स हैं। 1 2 3 4 5 6, मतलब पूरे में इनके में सेल्स भरे ही हुए हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं टिश्यू, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं। और इसके अंदर कौन से सेल्स हैं, स्पोर वाले सेल है, स्पोरोजीनस सेल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक। इतना क्लियर, ठीक। ये छोटा वाले कंपार्टमेंट के अंदर जो सेल हैं वो स्पोरोजीनस सेल है, जिससे मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। तो और ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो कौन सा टिश्यू हो गया, स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक। अब देखो, और इस टिश्यू में हर एक सेल के पास ये क्षमता है कि वो पॉलन को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। इसके अंदर जितने भी सेल्स हैं इस टिश्यू के अंदर, हर एक सेल के पास ये क्षमता है कि वो पॉलन को प्रोड्यूस कर सके। तो हम क्या कहेंगे इसको, हर एक सेल को पॉलन मदर सेल, ये इसको हम प्यार से बोलते हैं, ठीक है। हर एक सेल क्या है, PMC, पॉलन मदर सेल। ये कैसी होती है, 2N होती है, डिप्लॉयड होती है, ठीक है। और ये डिप्लॉयड है तो इसके अंदर मियोसिस होगा, फिर क्या बन जाएगा, पॉलन बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कैसे क्या होता है। देखो, ये हमने पूरा तुम लोग को साफ दिख रहा होगा, ये सेल है, मतलब टिश्यू है, स्पोरोजेनस टिश्यू है। इसके अंदर कौन से सेल है, स्पोरोजेनस सेल है। इसमें हर एक सेल के पास क्षमता है प्रोड्यूस कर सकेगा पॉलन। तो हर एक सेल, एक हमने ले लिया है, एक हमें एग्जांपल दिखा रहे हैं कि एक पॉलन मदर सेल है, उसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस होके क्या बन जाएंगे, ये माइक्रोस्पोर, ठीक है। माइक्रोस्पोर बन गए, 4 छोटे छोटे माइक्रोस्पोर सेल बन गए। ये एक आपस में जुड़े होंगे, ठीक है, आपस में क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे। और ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक। और देखो, अब समझो किसी, मान लो एक बोरी है, ठीक है, उसमें क्या है, प्याज भरा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, प्याज की बोरी तो बोलेंगे उसको, है ना। चॉकलेट की बोरी तो बोलेंगे नहीं कि क्या, और क्या बोल सकते, सेब की बोरी तो बोलेंगे नहीं, प्याज की बोरी तो प्याज की बोरी तो बोलेंगे। तो वैसे ही इस थैले के अंदर क्या है, कंपार्टमेंट में क्या है, माइक्रोस्पोर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। जिस चीज़ का थैला होगा उसको उसी नाम से बोलेंगे हम, तो इसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक। अब देखो क्या होता है, इसका जब पानी निकल जाता है, जब इस माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, माइक्रोस्पोर जो है, इनका जब पानी निकल जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेट बोलते हैं। और पानी निकलने को हम क्या कहेंगे, डिहाइसेंस, ठीक है। पानी को निकलने को हम कहेंगे डिहाइसेंस, ठीक। डिहाइसेंस हो जाएगा तो फिर ये बनेगा पॉलन,
जब माइक्रोस्पोर में से पानी निकल जाएगा तो क्या कहेंगे? पॉलन। ठीक है, और जिसमें पॉलन है उसका हम क्या कहेंगे? सेब की बोरी तो बोलेंगे नहीं ना, प्याज की बोरी भी नहीं बोलेंगे, तो उसको हम कह देते हैं पॉलन सैक। ठीक, समझ में आया? इसमें हमने क्या पढ़ा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो छोटू सा होता है, उसका हम फॉर्मेशन देख रहे हैं। एंथर के अंदर, एंथर कैसा स्ट्रक्चर है? देखो इसमें हर सेल तुम्हें दिख रहा है आपस में कनेक्ट है, कुछ इनका जोड़ है। देखो मैंने पूरा ये हाईलाइट करके दिखाया भी है, ये देखो ये आपस में क्या है? कनेक्ट है। तो इसको हम कनेक्ट करके कौन सा कैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं? टेट्रागोनल। 4 हैं टेट्रागोनल। ठीक है, अब इनमें हमने देखा, और इनमें हर छोटे छोटे कंपार्टमेंट के अंदर हमने देखा कि कौन सा सेल है? स्पोरोजिनस सेल है। और ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? टिश्यू बोलते हैं। तो हम कहते हैं कि स्पोरोजिनस टिश्यू है, और इस टिश्यू में हर एक सेल पॉलन मदर सेल है, मगर मतलब ये कि वो पॉलन को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो कैसे बनता है पॉलन वो भी हमने देख लिया। एक सेल, कोई भी एक सेल हमने ले लिया उठा के, उसमें पॉलन मदर सेल तो है ही, उसके अंदर मियोसिस करा दी तो 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे जो कि हैप्लॉइड होते हैं। और माइक्रोस्पोर नाम है इसलिए जिसमें वो है उसका माइक्रोस्पोरेंजिया बोल देते हैं। ठीक है, सेब की बोरी को हम प्याज की बोरी थोड़ी बोलेंगे, कॉमन सेंस। ठीक है, तो अगर उसका पानी निकल जाएगा माइक्रोस्पोर का तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉलन बोल देंगे। ठीक, बस फिर एंथर फट जाएगा, पॉलन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमने समझ लिया। और जो हमने देखा था ये छोटा सा कंपार्टमेंट है, यही जिसका हमने नाम दे दिया है अब, तो इसके सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस है। सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, इसका काम प्रोटेक्शन हुआ। और सबसे अंदर की लेयर कौन सी है? टेपिटम है इसके पास। टेपिटम सबसे नज़दीक जो लेयर है उसका नाम क्या है? टेपिटम है। ठीक है, तो सबसे पास है तो इसका मतलब इसके पास बहुत सारा खाना होगा। टेपिटम सबसे पास में है और ये नरिशमेंट दे रही है इसको, इस टिश्यू को, इस छोटे से कंपार्टमेंट को जिसमें अंदर ढेरों स्पोरोजेनस सेल्स हैं। ठीक है, इसको खाना दे रही है। इसका मतलब कि टेपिटम बहुत सारा खाना खुद ही बना रही है ना, बहुत सारा खाना खुद बना रही है, तभी तो वो दे पा रही है, नरिशमेंट दे पा रही है। तो टेपिटम सबसे इनरमोस्ट है, नरिशमेंट देना इसका काम है। देखो मैंने लिखा भी है। और ये क्या, इसका डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, मतलब कि बहुत घना साइटोप्लाज्म होता है, बहुत घना मटेरियल होता है इसके पास अंदर। ठीक है, अब हम आते हैं, टेपिटम समझ में आ गया ना? कौन नरिशमेंट दे रहा है? टेपिटम। जब ये नरिशमेंट का काम कर रहा है तो इसकी बाकी की जो 3 लेयर्स हैं इसके अराउंड वो क्या करेंगी? प्रोटेक्शन का काम। ठीक है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर प्रोटेक्शन का काम कर रही हैं। ठीक, और अगर हम ये देखें, अभी हमने तुम लोगों को बताया था कि माइक्रोस्पोर का जब पानी निकल जा रहा है तो उसको हम पॉलन बोल रहे हैं। तो इसमें किसका मेन रोल होता है? सबसे ज़्यादा मेन रोल इसमें होता है एंडोथीशियम का। ठीक है, एंडोथीशियम का सबसे मेन रोल होता है एक माइक्रोस्पोर से पानी निकालने का। ठीक, अगर कंबाइंड बोले, अगर मेन रोल बोले तो एंडोथीशियम है। अगर बोले कि डिहाइसेंस में कौन काम करता है, अगर तीनों लेयर का ऑप्शन है तो ये तीनों लेयर करता है, मगर मेन रोल किसका है? एंडोथीशियम का है। ठीक, थोड़ी थोड़ी मदद सब करते हैं पानी निकालने में, मगर मेन रोल है एंडोथीशियम का। ठीक, हमने पढ़ लिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया। अब हम देखते हैं आगे हमको क्या पढ़ना है। अब हम देखेंगे पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन देखो हमने बनाया भी, ये पॉलन ग्रेन बनाया है। ठीक है, ये गोला 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 वो खतरनाक हाईलाइट करके ये गोला बन गया। ठीक है, ये पॉलन हो गया। अब इसके बाहर हम बना रहे हैं क्या? सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक, ये बन गई। अब आगे देखो, अब इसके बाहर मैंने सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या बनाया है? सेल वॉल बोल दो। ठीक है, प्लांट का पार्ट है तो सेल वॉल तो होगी। और फिर क्या है? इंटाइन है। फिर एक्साइन बना दिया मैंने। ये देखो, ये उबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, उबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर, कुछ पैटर्न दिख रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं? एक्साइन कह रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली जो लेयर है उसको हमने इंटाइन बोल दिया, और जो उबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, उबड़ खाबड़ लेयर, उसको हमने एक्साइन बोल दिया। एक्साइन के अंदर वाली इंटाइन है, और ये सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है? उबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर वाली,
हो गई एग्जाइम। ठीक, देखो लेबल हो गया है पूरा। ठीक, अब देखो ये है पॉलन। अब देखो एग्जाइन किससे बना है। एग्जाइन जो ऊबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर है ये बहुत ख़तरनाक होता है, बहुत ही ज़्यादा। ये ना किसी एसिड से, ना किसी बेस से, ना किसी एंजाइम से, किसी से नहीं टूटता है। इतना बगैरत है। हम लोग भी इतने बगैरत नहीं है, सोचो। मम्मी की डांट पड़ती है तो हम लोग थोड़ी देर के लिए तो शांत हो ही जाते हैं ना। इस पे कोई असर नहीं पड़ता। ये ना किसी एसिड से टूटेगा, ना किसी बेस से टूटेगा, ना कोई अल्कली से तोड़ सकती है। बेस अल्कली एक ही बात हो गई। ना किसी एंजाइम से। इतना हार्ड स्ट्रक्चर होता है। तो ये बना किससे है एग्जाइम? इतना हार्ड स्ट्रक्चर बना किससे है? तो वो जिससे बना है उसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन ये बहुत ही ख़तरनाक हार्ड स्ट्रक्चर है। ठीक, क्या नाम है इसका? स्पोरोपोलेनिन। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। ठीक, मोस्ट रेजिस्टेंट केमिकल कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पूछा जा सकता है कि एग्जाइन किस मटेरियल से बना है। स्पोरोपोलेनिन से बना है। ये इंपॉर्टेंट है, बार से फिर से कहा मैंने। ठीक, और देखो और उसके अंदर का स्ट्रक्चर निटाइन है। वो किससे बना है? वो हेमीसेल से बना है और पेक्टोज से बना है। ठीक है, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टोज से बना है। अब तुम देखो और करो, आप लोग और करिए कि जो इंटाइन है वो तो कहीं से टूट नहीं रही है। देखो कॉन्टिन्यूअस है, रेगुलर लेयर है, कॉन्टिन्यूअस है। और एग्जाइन देखो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बीच में क्या है? इसमें छेद है। देखो बीच में थोड़ी जगह खाली है। ये देखो मैंने ये एरो बनाया है इस पर। तो ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो अभी मैंने तुम लोग को बताया कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर है, किसी से नहीं टूटता है। सोचो अगर ये पूरा कवर होता, कोई डिसकॉन्टिन्यूस ना होता, तो कैसे नॉरिशमेंट निकलता, कैसे पॉलन बाहर आता? सोचो सर, पॉलन तो बाहर ही ना आता ना। इसीलिए इसमें पहले से नेचर ने ऐसा इसका इंतज़ाम करा है कि एग्जाइन डिसकॉन्टिन्यूस ही होता है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं जर्म पोर। ठीक, इसको हम बोल रहे हैं जर्म पोर। ठीक, ये देखो मैंने लिखा है जर्म पोर। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि एग्जाइन में डिसकॉन्टिन्यूस लेयर है और जो उसमें पोर होता है उसको हम क्या कह रहे हैं? जर्म पोर। ठीक, अब देखो एक और बात कि जो पॉलन है, पॉलन जो है वो कितना बड़ा है? 25 से 50 माइक्रोमीटर है। ठीक है, बस इतना हो गया। ये बात हो गई है पॉलन की। ठीक, अब हम पॉलन की थोड़ी और अंदर की बात करते हैं। देखो मैंने ये बनाया है पॉलन का एक सेल। बार बार बाहर की लेयर्स की बात नहीं करी, एक बार मैंने आपको दिखा दिया कि एंटाइन, एक्साइन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब सिर्फ ये पॉलन है, ये जो बना है ये सिर्फ पॉलन है। ठीक, बाहर की लेयर्स की मैं फिर से नहीं बना रही। और ये जो पॉलन है इसमें तुम्हें दिख रहा होगा मैंने छोटी सी सी कलर की एक लाइन बनाई है। ये देखो, ये ऐसा क्यों बनाया मैंने? ये जो लेयर दिख रही है ये छोटी सी सी कलर की बनी है। ये ऐसा क्यों बनाया है मैंने? ये इसलिए बनाया है क्योंकि अंदर पॉलन के सेल डिवीजन हो रहा है। जो ये बड़ा वाला सेल दिख रहा है, मेन सेल जो बड़ा सा दिख रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? वेजिटेटिव सेल। ठीक, इसको हम क्या बोल रहे हैं? बड़े वाले सेल को वेजिटेटिव सेल। और ये छोटू सा दिख रहा है, देखो ये डी शेप का बन रहा है थोड़ा। ये देखो ये डी शेप का बन रहा है, ऐसा साइज इसका छोटा करें। हाँ, ये यू यू डी शेप का नहीं बन रहा है, ये देखो। हाँ, इसको हम क्या कह रहे हैं? जेनरेटिव सेल। ये छोटू सा है। ठीक है, और ये जो बड़ा सा वेजिटेटिव सेल नज़र आ रहा है इसके अंदर क्या होता है? अजीब सा इरेगुलर, कोई शेप ही नहीं है, वैसा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और जो छोटू सा सेल है जेनरेटिव सेल, इसमें स्पिंडल शेप का, स्पिंडल देखा है ना, ऐसा इस शेप का न्यूक्लियस मिलता है। ठीक है, स्पिंडल पतला सा होता है। ठीक है, स्पिंडल शेप का हमको क्या मिलता है? न्यूक्लियस मिलता है। और जो वेजिटेटिव्स, अरे यार थोड़ा ये व्यू बहुत मोटा बन गया है, चलो मैंने इसको पतला हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, छोटे से सेल को हम क्या कह रहे हैं? जो जनरेटिव में उसको हम क्या कह रहे हैं? स्पिंडल शेप न्यूक्लियस।
जनरेटिव सेल में स्पिंडल शेप का ही बना होता है, इसलिए कह रहे हैं। वेजिटेटिव में इरेगुलर न्यूक्लियस है। अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो छोटू सा सेल है ये आधे दो और सेल में डिवाइड होता है, ठीक है। ये अगर अगर हो रहा है जनरेटिव सेल जो है में जो न्यूक्लियस है वो अगर दो और सेल में डिवाइड हो रहा है, देखो ये मैंने बनाया है, इधर वाला छोटा सा मैंने मार्क बनाया है जहाँ से डिवाइड हो रहा है, डॉटेड लाइन है। इसमें जो एक साइड का सेल हो, एक साइड का एक सेल बन जाएगा, दूसरे साइड का एक सेल बन जाएगा, ठीक। ये है जनरेटिव सेल। ये 3 सेल स्टेज किस में देखने को मिलती है? 40% एंजियोस्पर्म में देखने को मिलती है। ये देखो 40% एंजियोस्पर्म में हमें देखने को मिलती हैं और 60% में 2 ही सेल पे होता है, 2 सेल स्टेज देखने को मिलती है, ठीक। और जनरेटिव सेल क्या होता है? यही तो प्रोड्यूस करते हैं मेल पार्ट, यही प्रोड्यूस करते हैं क्या? मेल सेल, ठीक है। अब देखो हम लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहती है, हम लोग को यही समझ लगता था कि पॉलन ही तो मेल गैमीट है, पॉलन ही तो मेल गैमीट है, क्योंकि हम लोग को पढ़ाया ऐसे जाता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। इसका मतलब ही यही हुआ कि पॉलन ही तो मेल गैमीट हो गया, बस ख़त्म कहानी, तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, फूल बन जाएगा। मगर ऐसा नहीं होता है, मेल गैमीटोफाइट है पॉलन। पॉलन क्या है? मेल गैमीटोफाइट। और हमने ऐसा क्यों बोला कि मेल गैमीटोफाइट है? मतलब मेल गैमीटोफाइट है, इसके अंदर मेल गैमीट मिलते हैं। पॉलन के अंदर क्या मिलता है? मेल गैमीट मिलता है। तो अभी जो मैंने तुम लोग को दिखाया है, एक बड़ा सा सेल जनरेटिव सेल, छोटा सा सेल सॉरी बड़ा सा सेल वेजिटेटिव सेल, ठीक है। और छोटू वाला सेल क्या है? जनरेटिव सेल। और जनरेटिव सेल के अंदर क्या है? स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस है, और वो वही डिवाइड करके 2 मेल गैमीट्स बनाता है। वही क्या है? मेल गैमीट बनाता है 2 डिवाइड करके। और ये 3 सेल स्टेज हो गया अगर डिवाइड हो जा रहा है जनरेटिव सेल, जनरेटिव न्यूक्लियस अगर डिवाइड हो रहा है तो वो 3 सेल स्टेज हो गया। और ये किस में देखी जाती है? 40% एंजियोस्पर्म में। और 60% में क्या देखते हैं? 2 ही सेल स्टेज देखने को मिलते हैं, यानी कि एक वेजिटेटिव सेल हो गया, और जनरेटिव सेल में अगर वो जो स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस है वो डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या कह रहे हैं? 2 सेल स्टेज, ठीक है। इतना क्लियर? पॉलन मेल गैमीटोफाइट है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी, प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बताया था। और इसके अंदर मेल गैमीट मिलता है, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट और पॉलन के बारे में मैं बताना चाह रही हूँ, जो कि एग्जाइन से रिलेटेड है। जो एग्जाइन है, जो मैंने आपको बताया था, जीवो उबड़ खाबड़ शेप जो बना रहा था, पैटर्न बना रहा था, एग्जाइन सबसे रेजिस्टेंट जो है सब्सटेंस, वो उसके बारे में, ठीक है। तो हमने सुना होगा कि बहुत 100 साल, हज़ारों साल पुराना पॉलन भी हम लोग को मिलता है। हम लोग को बहुत पुराने पॉलन भी कभी कभी मिल जाते हैं, साइंटिस्ट लोग को मिलता है। तो देखो क्यों होता है ऐसे? ये भी एग्जाइन की वजह से होता है। एग्जाइन स्टोरेज का भी काम कर रहा है। इतनी पुरानी पॉलन कैसे मिल गई? स्टोर थी तभी तो मिल गई, तो इसमें एग्जाइन का रोल है, ठीक। अब हम लास्ट में देखते हैं कि पॉलन का हम कहाँ का इस्तेमाल होता है। पॉलन देखो में बहुत सारा मटेरियल होता है, बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। पॉलन के अंदर 2 सेल है, एक वेजिटेटिव सेल है और दूसरा कौन सा? जनरेटिव सेल है। और इनके जो साइटोप्लाज्म है बहुत डेंस है, बहुत घने है, इसका मतलब इसके अंदर भरपूर न्यूट्रिशन है। तो पॉलन क्या हो गया? बहुत एनर्जी वाला सब्सटेंस हो गया ना, इतना खाना इसमें, इतनी एनर्जी है इसमें। तो पॉलन को हम यूज़ करते हैं एज ए एनर्जी सप्लीमेंट। और ये कौन कौन यूज़ करता है? ये देखो घोड़े को दिया जाता है, एथलीट जो खेलते हैं उनको दिया जाता है, जो स्पेस वगैरह पे जाते हैं उनको दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी देता है। जब हम पूरा खाना खाएंगे, सब्ज़ी रोटी दाल चावल, तो वो सिर्फ ये सब्सटेंस खा के भी हमको मिल जाएगी, और ये उससे ज़्यादा बल्कि डबल एनर्जी देता है, ठीक है। ज़्यादातर एथलीट घोड़ा हो या इंसान, सब खाओ पॉलन, ठीक। इतना समझ में आया? और ये ज़्यादातर कहाँ देखा जाता है? मतलब इंडिया में तो कम ही मिलता है, तो इंडिया में भी होता है, लेकिन ये ज़्यादातर बाहर की कंट्रीज़ में तो बहुत ट्रेंड में है, बहुत ट्रेंड में है ये, ठीक है। हम भाई देसी लोग हैं, इंडिया के लोग, लेकिन ये बाहर
बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका पॉलन का। ठीक, ये हमने पॉलन का यूज़ देख लिया। ठीक, और अब हम देखते हैं कि पॉलन एलर्जी क्या होती है। पॉलन एलर्जी, देखो जब थोड़ा वैसा मौसम चल रहा होता है हवा वाला, ठीक है, जब पॉलन खूब ग्रो हो गए होते हैं और फिर हवा से वो जब पॉलिनेशन का मौसम हो रहा होता है, तब अगर पॉलन हवा में है, ठीक है, उसका ट्रांसफ़र हो रहा है और अगर हमने उसे इनहेल कर लिया तो बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि खांसी आने लगती है, रैशेस हो जाते हैं, छींकें आने लगती हैं, स्नीजिंग हो जाती है, तो ऐसा देखा जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, एलर्जी, पॉलन एलर्जी। ठीक, तो ऐसा होता है। और ये एलर्जी कौन से पॉलन से होती है? देखो, जो हमारा पार्थेनियम है वो जब वीट आया था तो उसके साथ इम्पोर्ट होके आया था। इसका मतलब ये फ्री में आया था। ठीक है, कौन हमको क्या फ्री में मिला था उसमें? पार्थेनियम, जिसको हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। इससे क्या होता है, पॉलन एलर्जी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एंड्रोशियम से रिलेटेड वाला पार्ट हो गया है। ठीक है, एक बार बहुत कम शब्दों में समराइज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा यहाँ पे, फ्लावर का स्ट्रक्चर में देखा एंड्रोशियम कैसा दिखता है। ठीक है, स्टेमेंस के कलेक्शन का हम एंड्रोशियम कह रहे हैं। और उसमें हमने पहले देखा कि डेवलपमेंट ऑफ एंथर। ठीक है, एंथर का डेवलपमेंट देखा, 4 टेट्रागोनल कमरे जैसा बड़ा कमरा है, उसके अंदर छोटे छोटे और कमरे, जिसको हम कंपार्टमेंट बोल रहे थे। ठीक है, और उसके हमने देखा, पहले देखो डेवलपमेंट ऑफ एंथर को हम एक और किस नाम से जानते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एंथर को माइक्रोस्पोरेंजियम भी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने बताया ना तुम्हें, जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट है उसके अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर बनेगा, तो इसके लिए इसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे हैं। ठीक है, और ये छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट हैं इसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। मैंने बताया था ना, आलू की बोरी में आलू की बोरी ही कहेंगे उसको, प्याज की बोरी को प्याज की बोरी कहेंगे, तो उसके अंदर माइक्रोस्पोर है तो इसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, ये पार्ट हो गया क्लियर। और हमने देखा कि इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अराउंड 4 लेयर्स हैं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक, तो यहाँ तक कि हमारी डेवलपमेंट ऑफ एंथर की बात हो गई थी। ठीक, माइक्रोस्पोरेंजिया छोटा सा कमरा, उसके बाहर 4 लेयर होती हैं। और ये कैसे शेप का होता है एंथर का डेवलपमेंट, टेट्रागोनल होता है, सब आपस में ज्वाइन होती हैं। ठीक, और एक चीज़ और देखो, मे बी शायद बहुत सारी बुक्स में आर्कीस्पोरियल सेल टर्म यूज़ हुआ हो, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। जो मैंने बताया था स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक है, जो छोटे छोटे कमरे हैं वो उसके अंदर क्या है, वो एक स्पोरोजेनस टिश्यू हमने बताया था। छोटे छोटे कमरे में जो सेल है वो स्पोरोजेनस टिश्यू बना रहे हैं, तो इसमें जो सेल्स हैं उनको हम आर्कीस्पोरियल सेल भी कह रहे हैं। ठीक, आर्कीस्पोरियल सेल उनको कह रहे हैं, जो जिनमें थोड़ा जो डिवाइड हो के पॉलन मदर सेल बना देती हैं। ठीक है, आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड होके क्या बना रही हैं, पॉलन मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड है। ठीक, जो कि क्या है, डिप्लॉयड सेल है। और हर पॉलन मदर सेल म्योसिस करके पॉलन ग्रीन बना लेगी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, माइक्रोस्पोर। ठीक, ये पार्ट हो गया डेवलपमेंट ऑफ एंथर का। फिर हमने पॉलन ग्रेन्स में पढ़ा था, पूरा सब क्लियर होना चाहिए। म्योसिस से बन रहा है, 4 होते हैं पॉलन, एक पॉलन मदर सेल से 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनते हैं, जिनको हम पॉलन ग्रेन कह रहे हैं। इसका पूरा स्ट्रक्चर देखा, एग्जाइन देखा, एंटाइन देखा, बहुत साल पुराने पॉलन भी हमको एग्जाइन की स्टोरेज की वजह से मिलते हैं, एग्जाइन में स्टोर हो जाते हैं। एग्जाइन कैसा होता है, थिक होता है, बहुत क्यूटिलराइज्ड लेयर होती है। एंटाइन कैसे होती है, स्मूथ होती है, थिन होती है, सेलुलोजिक होती है। और एक चीज़ और देखो, जो स्टडी होती है पॉलन की और उसके बाहर के स्ट्रक्चर यानी कि एग्जाइन के स्ट्रक्चर की, ऊबड़ खाबड़ पैटर्न जो नहीं है उसके स्ट्रक्चर की स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैलिनोलॉजी। ठीक, जो स्टडी है पॉलन की और उसकी एग्जाइन स्ट्रक्चर की, उसको हम पैलिनोलॉजी बोल रहे हैं। और जर्म पोर मैंने बताया, एग्जाइन डिसकॉन्टिन्यूस होती है। जर्म पोर वो जगह है जहाँ से पॉलन ट्यूब निकलेगा। ठीक, एग्जाइन कैसी होती है, डिसकॉन्टिन्यूस होती है। और जो छेद होता है उसको हम क्या कहते हैं, जहाँ पे नहीं होती है उस छेद को हम क्या कहते हैं, पॉलन पो सॉरी जर्म पोर, वहाँ से क्या निकलता है, पॉलन ट्यूब निकलती है। ठीक है, फिर लास्ट में हमने देखा था कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट कैसे हुआ है। ठीक, ये हमने पूरा पढ़ा था। एक पॉलन के अंदर
दो सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि कैसे होते हैं, एक बराबर नहीं होते हैं। वेजिटेटिव सेल हमने देखा था बहुत बड़ा है और जनरेटिव सेल छोटा है, तो दो अनइक्वल साइज़ के सेल होते हैं, उनमें बहुत ख़तरनाक खाना होता है, बहुत गज़ब, बहुत ज़्यादा मतलब खाना होता है, ठीक। इसलिए इसको सप्लीमेंट की तरह लिया जाता है। और 40% एंजियोस्पर्म में हमको कौन सी स्टेज देखने को मिलती है, 3 सेल स्टेज, मतलब वेजिटेटिव सेल भी दो में डिवाइड हो जाता है। वेजिटेटिव सेल में जो न्यूक्लियस है उसका, वो दो में डिवाइड हो जाता है। और एक हो, और हमने 60% में 2 ही देखा जाता है, 2 सेल्स है, यानी कि एक वेजिटेटिव हो गई और एक जनरेटिव हो गई। तो इसमें मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। हमने पढ़ा कि माइक्रोस्पोर से जब पानी निकल जाता है तो वो क्या बन जाता है, पॉलन बन जाता है, ठीक है। ये तो एंथर के अंदर ही हो रहा होता है ना। एंथर के अंदर जो छोटा सा कमरा है उसको हमने माइक्रोस्पोरेंजिया बोला। उसके अंदर माइक्रोस्पोर थे, जब उनमें पानी निकल जाता है तो उसको क्या बोला था, पॉलन बोला था, ठीक। और इसके बाद में ये एंथर के पार्ट में हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट जो हो रहा है एंथर में, मेल गैमेटोफाइट का पहला डेवलपमेंट एंथर में ही हो रहा है। फिर दूसरा होता है जबकि एंथर फट जाती है, फिर पॉलन ट्यूब बाहर निकलता है, एक दूसरा वो होता है, ठीक। और तीसरा फिर पॉलिनेशन होगा, फिर पॉलिनेशन के बाद में डेवलपमेंट, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट की जो डेवलपमेंट हो रही है वो 4 स्टेप में हो रही है। एक तो एंथर के अंदर ही हो रही है, ठीक, जो हमने अभी बताया तुम लोग को। और फिर कब हो रही है, जब वो बाहर फट के बाहर निकल रहा है, पॉलन बाहर निकल रहा है, पॉलन ट्यूब निकलता नहीं है, वो कब हो रहा है, जब फट के एंथर से बाहर निकल रहा है, ठीक। फिर तीसरी पॉलिनेशन का टाइम होगा, और पॉलिनेशन के बाद में इसका क्या हाल है, ठीक। इतना पार्ट है इसमें मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में। तो जो हमने देखा है कि पॉलन में 2 सेल निकले, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, ये कब बनेगा, पॉलिनेशन के बाद का है, ठीक है। पॉलिनेशन के बाद जो हमको 2 अनइक्वल सेल डिवीजन की दिख रही है स्टेज, उसी को हम कह रहे हैं पॉलिनेशन की बाद की स्टेज, ठीक है। जो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बन रहे हैं, ठीक। इतना क्लियर। अब हम जो पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में, कितने टाइप्स के होते हैं, सेल्फ वाला, जितना भी पॉलिनेशन के बारे में, वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आए। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। अगर समझ में आया है अच्छे से तो प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है कि